तो हमें सेक्शन बी से सेक्शन एफ तक डिस्कस करना है। तो है तुम्हारे पास? क्या आए हो? क्यों आए हो? जाओ घर, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? कितने लोग करके आए हैं तुम में से? हाँ, एफ बाकी तो काफी कर, फिर भी काफी कर लिया। बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? कोई लॉजिकल अच्छा रीजन है किसी के पास जो तुम्हें लगे कन्विंसिंग हो? बताओ। अरे, कल ही डिस्कस हो जाने वाला था, एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया। हाँ हाँ, काफी टाइम मिल गया। कोई रीजन है किसी के पास सुन के अच्छा लगे? नहीं? चलो सेक्शन बी 1 to 4 में कोई डाउट? 1 to 4 में कोई डाउट? ये लेवल 2 का सेक्शन जी चल रहा है। सेक्शन हाँ जी बताइए। 1 to 4 में कोई डाउट? 5, 6, 7। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वायर मीन पोजीशन पे BIL/K। SHM पढ़ा है जीवन में कभी? मीन पोजीशन से डबल तक जाते हैं बेसिकली, तो 2BIL/K। अगर किसी का एम्पलीट्यूड A है और उसने एक्सट्रीम से शुरू किया है तो वो 2A तक जाएगा ना। एक M मास का ब्लॉक है जो स्प्रिंग से लटका हुआ है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना होता है? mg/k। पर पूछा जाए मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग क्या होता है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ती है। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, mgx इज इक्वल टू हाफ k(x²). वहां से x आ जाता है 2mg/k। तो ये याद भी रख सकते हो, जो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन के समय डिस्प्लेसमेंट आता है उसके डबल डिस्प्लेसमेंट तक कोई भी पार्टिकल जाता है अगर वो ऑसिलेशन करता है। Fifth, the figure shows two infinite wire parallel sheets carrying I, λ1, λ2, B, P, Q represent magnetic field at point P, Q and R। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी किस तरफ और कितनी आएगी, ये हमें देखना है P, Q और R पर। बात मत करो, सॉल्व करके नहीं आए हो? जो लोग बात कर रहे हैं करके आए हो, उससे डाउट पूछ रहे हो, तो क्या कर रहे हो? सब्जी मंडी बनाने की कोशिश मत करो। क्लास है, बात करनी है तो धीरे बात करो, इशारों में बात करो, चिल्ला चिल्ला की क्यों बात कर रहे हो? ये वायर है, इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, करंट डेंसिटी दे दी गई है λ1, यहाँ है पॉइंट P, वहां पर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। एक चीज तो हम क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि हर एक वायर किधर प्रोड्यूस कर रहा होगा, लेफ्ट साइड में इफेक्टिवली, है कि नहीं? या फिर आप इंटीग्रेशन भी यूज कर सकते थे, तो यहाँ पे आपको स्ट्रिप यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर आप डेरिवेशन चाहते हो तो। या सीधे सीधे से ये मान लें कि एक एम्पियर्स लूप कंसिडर कर रहा हूं मैं। बात समझ आई? अब इस रीजन की वजह से करंट अगर आउट ऑफ द प्लेन है तो I क्रॉस R फील्ड किधर आएगी? लेफ्ट में। इस पूरी जगह पे फील्ड इस तरफ है B, और नीचे पॉइंट पे पूछा जाए तो I क्रॉस R। ऐसे क्यों लग रहा है नया नया? B इस तरफ आएगी, है कि नहीं? ये होता है इनकी वजह से। तो इसकी वजह से अगर हम फील्ड लिखना चाहते हैं, ये लेंथ मान लेता हूं मैं L है, तो मैं लिख दूंगा इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I इन BDL। इसके इस पोर्शन के लिए करेंगे जब ऊपर वाले पोर्शन के लिए, तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है। डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? cos थीटा। तो B डॉट DL की जगह क्या मिल जाएगा? BL। ठीक है, इस वाली लेंथ के लिए अगर करेंगे तो, क्योंकि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? 0।
सिमिलरली इसके लिए क्या आ जाएगा, फिर से BL, और इसके लिए क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट। अंदर करंट कितना है, लैम्डा 1 है करंट पर यूनिट लेंथ, तो L लेंथ में कितना करंट होगा, यहां से B की वैल्यू आ जाती है म्यू नॉट लैम्डा 1/2। ये फॉर्मूला भी रट सकते हो शीट के सामने, इसे अपनी फॉर्मूला कॉपी में ऐड कर लेना। इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट के सामने जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है वो आता है म्यू नॉट लैम्डा/2, जहां लैम्डा है करंट पर यूनिट लेंथ। क्लियर हुआ, अब शायद हो जाएगा। नीचे वाला वायर भी लेफ्ट में बना रहा होगा तो P पॉइंट पे दोनों की ऐड हो जाएगी, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है ना ये, तो बस ऊपर वाले वायर की भी लेफ्ट में P पे, नीचे वाले वायर की भी लेफ्ट में P पे, तो दोनों का ऐड हो जाएगा, तो म्यू नॉट लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2/2। जबकि Q पॉइंट पे देखा जाए तो Q पॉइंट पर लैम्डा 1 वाले कहाँ बनाएंगे, I क्रॉस R, राइट में बनाएंगे कि नहीं, करंट की तरफ थंब रखो और Q की तरफ पॉइंट करो, राइट में बना रहे हैं। जबकि लैम्डा 2 वाले कहाँ बनाएंगे, I क्रॉस R लेफ्ट में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा। हाँ नेट उन्होंने इस तरफ दे दिया इसलिए, तो और साइड में उन्होंने डायरेक्शन भी लिखी है। अगर आप लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 करते तो फिर आप लिख देते अलोंग नेगेटिव एक्स एक्स। अब जिसको बड़ा मान रहे हो उसी की तरफ तो नेट आएगा ना। हाँ भाई 8 से 10, 8 से लेके 10 तक 6 में डाउट है, 6 सर हो गया। फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में कैसे डाउट है, आप लोगों को SHM बिल्कुल नहीं आता है यार, दो क्लास में कैसे खत्म हो गया यार, किसी के भी बात दो क्लास में कैसे खत्म होगा, क्या था, मैंने भी तो भी किसी चीज में पढ़ाया था ना तुमको, वही एक क्लास ले गया था ना तुम्हारा, तो दो क्लास तो अपन को चार्ज के SHM में लग गई, अरे लग गई कि नहीं लग गई, तो कैसे हो जाएगा। चलो तो देखो इसके अंदर क्या है, किसी भी पार्टिकल को SHM करने के लिए क्या होता है, जब आप उसको अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करो तो उसके ऊपर एक नेट रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लगना चाहिए। यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है जिसकी लेंथ L है, हॉरिजॉन्टली K स्प्रिंग कांस्टेंट है, प्लेन में रखा गया है। सडनली क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर देते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, इस तरह से B। तो इसमें फोर्स लगेगा एक, किधर की तरफ लगेगा, BIL, IL क्रॉस B से, तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगा BIL, ऊपर की तरफ ऑब्वियसली क्या लग जाएगा, स्प्रिंग फोर्स लग जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि ये डिस्प्लेस हो गया X से, समझ आया, तो आप कह सकते हो कि जो एक्स्ट्रा फोर्स है BIL नीचे की तरफ लगा। मैं डायग्राम भी बना देता हूँ, इसमें ये भी गलती करते हैं लोग, उल्टा लिख देते हैं। अगर ये मीन पोजीशन है और आपके फोर्स की वजह से नीचे गया है तो नेट फोर्स किधर होना चाहिए, आप ऊपर या नीचे। अगर ये ऑसिलेट करना चाहता है और ये इसकी मीन पोजीशन है, अगर ये दूर गया तो नेट फोर्स इधर आना चाहिए, तो मैं लिखूंगा नेट फोर्स जो इसके ऊपर होगा, ये अगर x से डिस्प्लेस हुआ, स्प्रिंग ऊपर लगाएगी kx और नीचे लगेगा BIL। बात समझ आएगी। अब क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो अब क्योंकि इसके ऊपर अचानक से फोर्स लगा है तो ये नीचे मूव करना शुरू किया है, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या शुरू हुई होगी, बढ़ना शुरू हुई होगी। तो इक्विलिब्रियम के लिए तो हमें एक चीज पता है कि जब कभी भी इक्विलिब्रियम आता है तब क्या हो सकता है, नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो BIL ये हो गया आपका KX और X हो गया आपका 2BIL/K, सॉरी X हो गया BIL/K, ये आ गया BIL/K, ये मीन पोजीशन पर होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है आपसे, ये आ गया। पहले ऑप्शन में आपको ये डाउट है कि रॉड ऑसिलेट करेगी सिंपल हार्मोनिकली या नहीं, यही डाउट है ना। यस। तो इसमें हुआ क्या ये बताओ, अगर एक स्प्रिंग है
और उस पर एक ब्लॉक लगा हुआ है। अगर मैं पहले से ग्रेविटी फ्री हॉल में रखे हुए हूँ तो स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन होगा? अचानक से मैं ग्रेविटी ऑन कर दूं तो क्या होगा? एक्सटेंशन आएगा? क्या ये इक्विलिब्रियम पे आके रुक जाएगा? नहीं, होता ये है क्योंकि ये रेस्ट से शुरू हुआ है तो धीरे 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 नीचे जाता है तो स्प्रिंग का फोर्स बढ़ने लग जाता है। इक्विलिब्रियम तब आता है जब दोनों फोर्स बैलेंस हो जाते हैं। तब तक कौन बड़ा था, mg या फिर स्प्रिंग फोर्स? तो पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा होता है। तो जब इक्विलिब्रियम होता है तब तो स्पीड मैक्सिमम होती है, फिर वो उसका डबल जाएगा। लेकिन अब वो डबल तक चला गया तो ये इक्विलिब्रियम तो है नहीं, क्योंकि अब स्प्रिंग का फोर्स भी डबल हो गया है, तो फिर वो ऊपर जाएगा। तो ऑसिलेशन होगा या नहीं होगा उसका? बस, समझ आया? तो ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली लिख सकते हैं। 8 से 10, 8 से 10, 11 से 14। Sir, 11. The figure shows a loop of wire carrying current I. There exists a uniform magnetic field along the x-axis B naught I cap. The length of each is A. Magnetic moment of the loop is. Okay. तो आपको लूप का मैग्नेटिक मोमेंट बताना है पहली बात तो इसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। क्या डाउट है तो है। ए स्क्वायर माइनस आई कैप तो दिख नहीं रहा है सीधे। ए स्क्वायर माइनस आई कैप दिख नहीं रहा। आप ये वाला पोर्शन देखो, देखो मैं ऐसे एक्सिस बनाता हूँ, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। आपका लूप ऐसे है, और उसमें करंट जा रहा है ऐसे। तो बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर आएगा? पहली बात तो डायरेक्शन क्या आएगी? हाथी घुमाना, आउट ऑफ द प्लेन आएगी। कितना आ जाएगा? एरिया, करंट, और ये बाहर की तरफ वाली डायरेक्शन क्या है? तो दिक्कत। फिर एक ऐसा ही पोर्शन इसके ऑपोजिट साइड पे दिख रहा है आपको, जो उल्टी साइड पे होगा, वो भी ऐसे ही होगा। इसके पीछे जो है वो भी कुछ ऐसे ही है, एक स्क्वायर टाइप ही बन रहा है, बस यहाँ पे कुछ नहीं है उसमें। दिख रहा है ना पीछे वाला पोर्शन? पीछे वाला एकदम ऑपोजिट वाला है, इसके एकदम ऑपोजिट वाला, पर इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो इसका किधर आएगा? अंदर की तरफ, और कितना आ जाएगा? आई ए स्क्वायर माइनस जे। तो ये तो कट गए ना आपस में। तो बचा किसका? जो टेढ़ा वाला बीच में दे रखा है इधर, ऐसे ऐसे दो वायर जो दिए हैं, एक इधर और एक में जा रहा है इस तरफ। तो ये भी एक लूप की तरह काम कर सकते हैं कि नहीं? तो इनमें करोगे तो इनका इसके परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन आई इंटू ए स्क्वायर। बस, अब मैग्नेटिक मोमेंट आ गया आपके पास, और मैग्नेटिक फील्ड पता है आपको, तो टॉर्क आप सिंपली किससे बता सकते हो? M into M cross. 14 तक और कोई डाउट? 18 तक कोई डाउट? 17 से पहले कोई? सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था तो पहले का बता दूं? थर्ड थर्ड वाले का, थर्ड क्वेश्चन में डाउट है? थर्ड वाला हमने तो पढ़ा था सर, ये क्लोज सर्फेस की वजह से अंदर हमेशा जीरो आती है। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे भाई, किसमें डाउट है? थर्ड वन सर। फिर आगे क्यों बोलते हो? Figure shows the path of a proton that passes through two regions containing uniform magnetic field. मेन क्वेश्चन था सेक्शन बी। यस सर, सेक्शन बी का मेन क्वेश्चन था। हाँ, इसका आंसर 1 2 3 होना चाहिए। यस क्यों नहीं होगा? करंट बदलेगा उससे क्या हो जाएगा?
सर आंसर 2 भी तो क्या करें? सर आंसर 2 नहीं दिया है इसमें कोई। बेटा करंट दोनों में बराबर जा रहा है क्या? तो फिर भाई कैसी बातें कर रहे हो यार? सोच के बताओ जरा जो बोल रहे हो। देखो जरा सोचो पहले। आपके कहने का मतलब क्या है मुझे ये बताओ। ये एक लूप होता, इसमें ये रेजिस्टेंस होता R1 और ये होता R2, तो आपके हिसाब से सेंटर पे फील्ड जीरो नहीं आएगी? नहीं आएगी। तो मैंने जो नोट्स में इतने सवाल कराए थे, जब एक ऐसे ले गया था तो ये था आपका R1 और ये था आपका R2, तब भी तो जीरो लिख दी थी। क्यों लिख दी थी? यार लूप था, ऐसे आया था ऐसे आया था, इसमें सिर्फ आने वाले वायर और ले जाने वाले वायर की वजह से लिखी थी, जबकि ये था R1 और ये था R2। थर्ड में सेकंड आंसर दिया ही नहीं है। कहते हैं कि करंट जो है वो बराबर डिवाइड हो जाता है, तो फिर नहीं आएगा। अगर करंट अपने रूल के हिसाब से कि मैं उस ब्रांच में ज्यादा जाएगा जिसमें कम रेजिस्टेंस है, अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हिसाब से होता है तो जीरो आएगा। करंट डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया जाए कि I/2 भेजना है, तो फिर तो कैंसिल नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली। बेटा क्या करें, तो हमारे हिसाब से आंसर 1 2 3 है। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा कि 2 क्यों नहीं है उसका। हो सकता है उनने कुछ और लॉजिक हो, मेरे पास नहीं है, मैं पूछूंगा किसी और से। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। आइए 15 तक कोई और डाउट? 15 तक, 18 तक, 17 से पहले कोई? कितने लोग हैं? अब 2 पे पहुंच गए। वायर कैरिंग करंट आई इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वार्टर। तो मुझे पढ़ना तो पड़ेगा भाई। भाई साहब करंट अलग अलग जाएगा तभी जीरो होगा, करंट बराबर जाएगा तो जीरो नहीं होगा। आप बात ही नहीं समझ रहे। नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे भाई? करंट अगर बराबर जाएगा तो फिर जीरो कैसे आएगा? एंगल सबटेंडेड ही अलग अलग नहीं हो जाएगा? यार मैंने कराए थे इतने क्वेश्चन। 17 में डाउट है। A thick spherical shell of inner radius 2r, outer radius 4r, uniform charge density rho. The shell also has spherical cavity of radius r centered at B. Select. ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है, तुम्हें कहां से आ गया बताओ? ठीक है, तो क्या चाहिए अब आपको? किस पे चाहिए? नहीं निकाल पा रहे? प्लस रो माइनस रो से भर दो यार, नहीं बताएंगे हम, पागल थोड़ी बार बार एक ही चीज करते रहेंगे। प्लस रो से भरो, एक पूरा स्फीयर बन गया। माइनस रो से भरोगे तो 3 ऑब्जेक्ट बन जाएगी, 2 ऑब्जेक्ट बन जाएगी। एक का सेंटर वाला सेंटर, एक का साइड वाला, तो बाहर वाले के लिए लिखो। अरे भाई बार बार थोड़ी होगा ये। अरे बताऊं क्या? एक बार ट्राई कर लेना, बहुत टीडीएस है, देख लो आंसर कितने गंदे गंदे। 18th में डाउट? 19, 19, फोर्थ ऑप्शन। In the region magnetic field B naught J cap, electric field E naught J cap, exists a particle of charge Q once projected from the origin T is called V naught I cap. The path of the particle is helical with variable pitch. बिल्कुल सही बात है। At the instant particle, तो maximum Z coordinate पूछा गया है। Z coordinate कौन सा होता है? बाहर वाला। पार्टिकल को फेंका ऐसे गया है, V क्रॉस भी करेंगे तो ऐसे ऐसे घूम रहा है ना वो। तुम लोग डर जाते हो बहुत जल्दी। सवाल होता है बड़ा आसान, पर तुम जाते हो डर। क्या हो गया? हाँ भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ। ऑनलाइन वाले बैठे हैं कि चले गए? बैठे हैं? कोई करके आया है ऑनलाइन वालों में से भाई?
Yes. अभी तक किसी ने डाउट नहीं पूछा है, एक दो बच्चे ही पूछ रहे हैं बस। V इधर है, E इधर है और V इधर है, तो V क्रॉस V से सेंटर किधर है? Z। तो कैसे घूमेगा ये हो जा रहा है कुछ? तो ये स्प्रिंग मैक्सिमम बाहर कितना आती है? 2 टाइम्स द रेडियस डायमीटर। अरे भाई यहां से शुरू हुई, ऐसे घूम रही है, अगर मैक्सिमम डायमीटर की तो बाहर आ रही है, तो रेडियस क्या होगा? mv0/bq, परपेंडिकुलर वाली। ये डराते हैं बस हेलिक्स, क्योंकि 3D होता है ना, तो बच्चे डर जाते हैं, हम नहीं समझ पाएंगे। स्प्रिंग ले जाना अपने साथ एग्जाम में, ले जाने नहीं देंगे, अलग बात है। सेक्शन सी, हाँ भाई, पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन 1 में डाउट पूरा पढ़ना पड़ेगा। मूविंग ऑयल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल, क्या होता है? एक्सिस आई, सी इज द टॉर्सनल कांस्टेंट cos for bronze strip when the current I is passed with deflects to an angle theta। थर्ड में डाउट है, when a charge q is almost instantly through the coil, the angular speed omega acquired by the coil is क्या? ठीक है था, कॉल ही समझ नहीं क्या चाह रहे हो भाई? When a charge q, नहीं वो तो ठीक है, करेंगे क्या? देखो भाई कुछ ना कुछ तो होगा, तो बात तो करते हैं। सेक्शन सी, क्वेश्चन 3। तो जो टॉर्क होगा वो होता है एन आई ए इंटू बी, है ना। अब आई जो होता है वो क्या होता है? आई होता है क्यू बाई टी, टी बहुत छोटा है, ऐसा बोला गया। तो टॉर्क जो होगा वो हो जाएगा एन क्यू ए बी बाई टी। अब ये छोटा सा, ये जो टॉर्क है जो कि बहुत बड़ा हो गया है क्योंकि टी बहुत छोटा है, इसकी वजह से आएगा इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स। और हो ही क्या सकता है? एंगुलर इम्पल्स क्या होगा? बोलो। जैसे इम्पल्स होता है एफ डॉट टी, फोर्स इनटू टाइम, वैसे एंगुलर इम्पल्स क्या होता है? टॉर्क इनटू टाइम। अरे फोर्स टॉर्क से तो बदलता है, तो टॉर्क इनटू टाइम ये हो गया एन क्यू ए बी। इनिशियली एंगुलर मोमेंटम 0 था, तो फाइनली क्या होना चाहिए? आई ओमेगा। ओमेगा क्या आ गया हमारे पास? क्यों नीचे कैसे आ रहा है? नहीं सही, देखो तुम्हें भी समझ नहीं आया था, पर कर ही नहीं सकते कुछ और, इतनी अच्छी चीज है ये। आपको ये सोचना था कि कॉइल, ये क्या कह रहे हैं इन्होंने, इंस्टेंटेनियसली क्यों दिया? क्योंकि तभी इंपल्स लग सकता है ना, और अचानक से अगर करंट फ्लो करेगा तो अचानक से यूं हिलेगी, और ओमेगा पूछा है कि नहीं, तो कर ही कह सकते थे। और में डाउट वो तो आप निकाल सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन 2 डाउट है, डाउट कॉम्प्रिहेंशन 2 में। सर थर्ड वाला कॉम्प्रिहेंशन 2 में थर्ड। कॉम्प्रिहेंशन 2 का भी थर्ड। यस। बाप रे बाप। The force on the force is attracted current is same as the repulsive. The force within the wires will displace the upper wire by a small distance given the lower wire. So step plus we can show that the upper wire is similar. If the wire CD is displaced upwards to increase the separation by dH, the magnitude of net force per unit length acting on the wire CD becomes.
आता है मतलब आसान होगा पर डाउट तो है ना दोस्त। ये देखो वायर है दो, क्या बोला गया था क्वेश्चन में, सेम डायरेक्शन, नीचे वाला फिक्स है और वाला फ्री है, और दोनों को करंट सेम डायरेक्शन में दिया है, कहीं ना कहीं तो बताया होगा। सीधी सी बात है यार, सेम डायरेक्शन में तो दे ही नहीं सकते ना, वरना हवा में कैसे लटकेगा। mg को बैलेंस करने के लिए रिपल्सिव फोर्स तो होना चाहिए, रिपल्सिव कब होता है, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट हो। तो इसमें मान लेते हैं I1, I1 किसमें है? ये लो, अब उन्होंने कहा है कि इसकी डिस्टेंस को छोटा सा आपने बढ़ा दिया है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 बस यही सवाल है। फाइंड द नेट फोर्स, अच्छा नेट फोर्स, तो अब mg आपको माइनस करना पड़ेगा, मास पर यूनिट लेंथ वाला जो है। कोई कर सकते हैं, ये तो इनके बीच में टोटल फोर्स आ गया है, ठीक है ना, टोटल फोर्स ऑफ नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ है ना ये तो, अरे फोर्स ऑफ रिपल्शन पर यूनिट लेंथ है, तो ये हो गया आपका F, और इस पे नीचे क्या लग रहा होगा, तो माइनस क्या कर देंगे, और पहले mg आपको पता है, mg बैलेंस हो रहा था म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई, यही तो है। क्लियर हुआ जिनका डाउट था, कॉम्प्रिहेंशन Yes. 3। A thin coil, hollow insulating sphere, a thin uniform hollow insulating sphere of radius r, mass m, charge q, uniformly distributed on the surface of the sphere, rotating uniformly on omega. क्या किसमें डाउट है, सेकंड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज, पहला तो हो गया होगा, और थर्ड में क्या है, सपोज यू हैव द ऑप्शन टू प्लेस वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट डाइपोल्स एट द सेंटर, देन की तरफ इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो फील्ड और फील्ड की डायरेक्शन बतानी है बस, है ना, फील्ड की डायरेक्शन में डाइपोल रख दोगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रह जाएगा, फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट रख दोगे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रह जाएगा। तो ये तो थर्ड पार्ट का वो हो गया, यहाँ हम देख लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन 3। नेट फील्ड बतानी है आपको सेंटर पे, तो आसान तरीका, है क्या नाम है तुम्हारा, ध्रुविल हो तुम, कोई आसान तरीका है क्या भाई, बोलो ना, क्या ले लें, अरे बोलो यार, मजा आता है ऐसी ऐसे जवाब सुनने में ही तो मजा आता है, जो अनएक्सपेक्टेड हो, तो जीवन भर याद रहे मुझे, किसी ने कहा था, बोलो बोलो, अरे बोलो यार, नहीं नेगेटिव मोमेंट निकाल चुके हैं ना इसका, फिर तो वही लंबा मेथड अगर लेंगे तो टाइम लगेगा, नहीं वो तो फिर मैं बता देता हूँ, पर इसका कोई शॉर्ट मेथड भी होगा, देखते हैं, तो आपको रिंग लेनी पड़ेगी, है ना,
अब रिंग में जो चार्ज फ्लो होगा, पहले तो इसमें चार्ज जो होगा डी क्यू, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू आर डी थीटा। तो इसमें जो करंट आ जाएगा, उस करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी। इसकी वजह से यहाँ पे जो फील्ड आएगी, अब रिंग का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ऊपर की तरफ आएगी, डीबी हो जाएगी आपकी म्यू नॉट डी आई। इस समय रेडियस है इसकी आर कॉस थीटा बाय आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ये जो डिस्टेंस है आर साइन थीटा सही, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसी को मैं इंटीग्रेट करूंगा, थीटा है -π/2 से लेके π/2। ठीक है, ऐसा कैसे हो गया? सही है क्या 2? हाँ, नीचे 2 आएगा एक। समझ आया? कर लिया था तुमने? अरे इंटीग्रेट कर सकते हो ना, बस cos स्क्वायर थीटा बचा, नीचे तो आर स्क्वायर हो गया, आर क्यूब हो गया है, आर स्क्वायर कट गया, 1/r बचा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, μ0/2r इंटीग्रेशन ऑफ डी की वैल्यू भी तो पुट करनी है, तो सिग्मा आर डी थीटा cos स्क्वायर थीटा ओमेगा बाय 2π कर लो अब। और ऑब्वियसली डायरेक्शन किधर आ जाएगी, तो डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ आ रही है, ये साफ दिख रहा है, समझ आ रहा है ना? तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो नेट डायपोल मोमेंट अगर ऊपर की तरफ होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर नीचे की तरफ होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इससे थर्ड पार्ट हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन 4। कोई डाउट है किसी को? यस सर, 4। क्या सब में ही डाउट है, पूरा ही डाउट है? यस। तो जोश में बोलो ना भाई, खुश होके बोलो कि हाँ हमने पूरा डाउट है, कुछ नहीं हो पाया हमसे, ऐसे बोलो। यस लिख लिया सबने? कॉम्प्रिहेंशन 4 पढ़ना है यार, जरा मेरा मुंह दर्द कर गया। A current group of units on leading current I is mounted on a rod along the axis of load, suspended by T नोट क्या टेंशन? यस सर, टेंशन in one string is twice the other string। एक स्ट्रिंग का टेंशन दूसरी स्ट्रिंग से डबल है। तो देखो पहले तो हमें क्या पता है कि 2T नॉट ये इक्वल था mg के, जो भी लूप का मास होगा। अब मान लो कि T1 T2 हो जाता है, तो T1 प्लस T2 ये इक्वल होगा mg के।
यानी T1 प्लस T2 ये होना चाहिए 2T0, ये पता लगा। उसके बाद पहले तो नेट टॉर्क भी 0 हो रहा था, अब टेंशन का टॉर्क भी आएगा, है ना, पर नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो टाउ नेट जो आने वाला है, इसमें टेंशन डबल है, उसका टॉर्क कितना आएगा, उसका आएगा T2 इंटू L/2। T1 का उससे नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा तो माइनस T1 इंटू L/2, ये टॉर्क हो गया। ये जो भी टॉर्क हो इसे कौन बैलेंस कर रहा होगा, लूप पे लगने वाला टॉर्क, जो कि क्या हो जाता है M क्रॉस B, M यानी कि I इंटू एरिया इंटू जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन तो हमें पता है क्या है, आई कैप में है ना, ठीक है ना, और T2 इंटू L/2 कैप में आ रहे हैं ये तो, ठीक है ना। कौन सा वाला, हाँ मैंने आगे वाला मान लिया उसके साथ। सर एक रिलेशन ये भी तो बनता ना, T1 इज इक्वल टू 2T2 कर। हाँ क्या क्या उन्होंने हमारे पास B T1 T2 तीन इक्वेशन तो हमने लिखी है, पर B की डायरेक्शन आई कैप प्लस जे कैप दोनों में हो सकती है, फिर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे खोलेंगे हम। ये के कैप में आया ना T2 इंटू L/2, अच्छा आई वाले आंसर तो हो ही नहीं सकते, आंसर 1 या 4 में से है क्या, आंसर क्या है। दोनों सेम ही है डायरेक्शन, बस ऑपोजिट। आई वाला क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड आई में भी होती तो टॉर्क जब आप लिखते तो M क्रॉस B आता है, M खुद ही आई कैप में है, अगर B भी आई कैप में होगा तो उसका टॉर्क ही नहीं आएगा, तो J वाला बचता है बस, ठीक है ना। I क्रॉस J हमें K मिल जाता है, यहाँ से मैं मान लेता हूँ ये J कैप में है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा T2 माइनस T1 इंटू L/2, ये इक्वल होना चाहिए I इंटू पाई R स्क्वायर इंटू B। सर हाँ सर ये थर्ड इक्वेशन है ना, T1 इज इक्वल टू 2T2, उसको हम T1 माइनस 2T2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और 2 माइनस 3 करेंगे तो T2 और T0 के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा, फिर हम T2 और T1 को T0 के फॉर्म में लिख के पूरा सॉल्व कर लें। अब तो तीन इक्वेशन आ गई है, अब तो सॉल्व हो जाएगा ना, B तो निकालना है तुमको। अब बात यह है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड J कैप में हो माइनस J कैप में, उससे क्या फर्क पड़ेगा बताओ। M क्रॉस B पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि थीटा 90 डिग्री होगा। नहीं वो तो ठीक है, पर थीटा तो 90 डिग्री होगा ना, तो जो मैग्नेटिक टॉर्क है उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। अगर फील्ड ऊपर है तब भी आपका मैग्नेटिक मोमेंट आई कैप में है, अगर फील्ड नीचे है तब भी आपका मैग्नेटिक मोमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, तो एंगल तो M और B के बीच का 90 डिग्री रहने वाला है, तो फिर इसके एक्सप्रेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आई कैप वाला और माइनस आई कैप वाला दोनों आंसर दे सकते हैं। समझ आया। अब पूछा जा रहा है कि B की वैल्यू क्या हो ताकि एक स्ट्रिंग स्लैक कर जाए, तो कौन सी वाली स्ट्रिंग पहले स्लैक कर सकती है, जिसमें टेंशन T0 है या 2T0 है, सोच के बोलो। पहले दोनों का बराबर था, अब एक में टेंशन बढ़ रहा है और एक में टेंशन घट रहा है, बात समझ आ रही है ना। इसका T0 ही नहीं है, उसका 2T0 नहीं है, पहले दोनों का T0 था, अब एक का बढ़ के T0 से ज्यादा हो गया है, एक का बढ़ के T0 से कम हो गया है, यानी एक स्ट्रिंग का टेंशन T0 से घटता जा रहा है, तो वही तो पहले जीरो हो सकता है, तो आप T1 को क्या मान लो, जीरो,
ये बात समझ आ रही है? तो T2 सीधे आपको क्या मिल जाएगा, mg/2। यानी कि T2 के टेंशन को सीधे बैलेंस कौन कर रहा होगा, T2 जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है उसे बैलेंस कर रहा होगा मैग्नेटिक टॉर्क। बस ये करना है आपको। मैं लिखा क्या लिखा है, select the possible values of V naught dS for which tension into stress are required। एक फॉर्मूला अगर आ गया तो फिर उसमें होता जाएगा। ठीक है, ट्राई करना एक बार, खुद से होगा तो अच्छा लगेगा, नहीं होगा तो फिर पूछ ही लेना, फिर पूरा सॉल्व कर लेंगे क्लास में। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें रोटेशन इन्वॉल्व हो गया ना, तो थोड़ा सा मुश्किल भी हो गया। सेक्शन डी, 1 में डाउट, 2 में डाउट, 3 में डाउट, 4 में डाउट। ऐसे ही देख के बोल रहे हो, ट्राई किया, हाँ किया। क्या क्वेश्चन है, चलो बताओ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पूछना है, तो ये आप नहीं निकाल पा रहे हो। पक्का? एक लूप कंसिडर तो करना है आपको, बस एक एम्पियर लूप मानना है ऐसे बस। B डॉट DL, क्योंकि DL तो ऐसे ही होगा, म्यू नॉट IN। IN के लिए आपको एलिमेंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि करंट डेंसिटी खुद एक फंक्शन है। तो जैसे R डिस्टेंस में निकालना है, तो X पे जाके dx थिकनेस का छोटा सा होलो वायर कंसिडर करोगे पर यूनिट लेंथ, और उसे इंटीग्रेट करोगे तो टोटल करंट अंदर आएगा। मैं बता देता हूँ, चलो क्वेश्चन 4 बोला ना, तुमने ट्राई नहीं किया, तुम ट्राई करते हो तुमसे हो जाता क्वेश्चन, बात ये। अब या तो मेरा विश्वास गलत है, तो मैं तुम्हें ज्यादा ही कुछ समझ रहा हूँ, लेकिन ये भी संभव है, या तुमने ट्राई नहीं किया और तुम्हें लगा कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, चलो पूछ लेते हैं, यही हुआ ना। दिखता है तो मुश्किल नहीं होता ना यार, और मुझे पता है कि डाउट पूछ रहे हो, तो ट्राई करते हो, तुमको ये तो समझ आ गया होता कि एम्पियर लूप का है, तुमने क्रॉस क्वेश्चन किया ही होता, क्या करें इसमें आगे। तो ये A है, ये B है, ये R/2 डिस्टेंस है। क्या कर लोगे, सिंपली एक लूप कंसिडर कर लोगे, है कि नहीं। अब आपको टोटल करंट अंदर कितना है सिर्फ ये बताना है। करंट डेंसिटी आपको दी गई है J, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से X डिस्टेंस पे जाके अंदर ही अंदर इसको ऐसे बना लेता हूँ कि यह है R/2। ऐसे बहुत क्वेश्चन किए हैं, अब इसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। X पे जाके dx थिकनेस का ये एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूँ, इसमें जो छोटा सा करंट होगा DI, वो हो जाएगी यहाँ पे करंट डेंसिटी XJ0 R/N R/R की पावर N इंटू इसका एरिया 2πx इंटू dx। सर वो x और n की वैल्यूज गिवन है पीछे। हाँ वो दी रही होगी, इस x की वैल्यू गिवन है। अच्छा, तो मैं स्मॉल r ले लेता हूँ इसे, है ना, वो x की वैल्यू कुछ गिवन है, तो इसे स्मॉल r ले लो। ठीक है, इनको पुट करो और इसे इंटीग्रेट करोगे 0 से लेके R/2 तक, टोटल करंट अंदर कितना है वो आपको मिल जाएगा। फिर आप लिख दोगे B इंटू 2πr/2 B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट IN। तो इसमें कुछ भी नहीं, और C और D में तो बहुत सिंपल है, उसमें IN तो सेम रहेगा, सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, एक में 2πr और एक में 2π2r। फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। सेक्शन ई, 7 से पहले कोई सेक्शन ई में
7 से पहले कोई, अरे 7 से पहले कोई नहीं। सर 6 वाले का स्टेटमेंट बता। 6 in the arrangement shown the hoop carries a constant current. The hoop can remain stationary under the effect of magnetic field of the bar magnet. Yeah. हुप के अंदर कांस्टेंट करंट है ना, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो टॉर्क उसके ऊपर लगेगा क्या? नहीं लगेगा, टॉर्क नहीं लगेगा। और फोर्स भी तो नहीं लगेगा। नहीं सर, सर्कुलर वायर के ऊपर क्या कह रहे हो? फोर्स भी नहीं लगेगा ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सर्कल है ना, कहाँ से रहेगा? डिस्क यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिर कोई रेस्ट पे रह नहीं पाएगा। क्या दिया आंसर? सर स्टेटमेंट 1 ट्रू दिया है और 2 फॉल्स दिया है। टू क्या, व्हेन मैग्नेटिक डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, it experiences a force opposite to the direction of external magnetic field at its center. अभी बाहर मैग्नेट की फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म कहना, इसको फॉल्स बोला है स्टेटमेंट 2 को। तो 2 सर से क्या है? फोर्स नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो हुप तो स्टेशनरी रहनी चाहिए ना। तो 2 में देखो बात क्या है, 2 में स्टेटमेंट 2 पहले देख लेते हैं। तो उसमें तो नेट फोर्स सेंटर पे आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहे हो आप? सर उसमें नेट फोर्स रिजल्टेंट 0 हो जाएगा क्योंकि वो यूनिफॉर्म है, तो स्टेशनरी होनी चाहिए ना हुप तो। तो यहाँ पे ये क्या दिया है, के क्रॉस फोर्स की डायरेक्शन दी है शायद, के क्रॉस माइनस जे। सर वो शायद वो फॉर्मूला है आईडीएल इनटू बी, तो वो लेंथ और मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी हो। पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो लूप पे फोर्स कैसे लगेगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो लूप के ऊपर फोर्स 0 होता है ना। हालांकि लूप को हम कैसे मान सकते हैं? लेंस लॉ की वजह से। स्टेशनरी नहीं रहेगी। लेंस लॉ की वजह से क्या बन सकता है? ये मैग्नेट बन सकता है ना। और करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो ऊपर क्या आएगा? नॉर्थ पोल, नीचे आएगा साउथ पोल, तो साउथ साउथ रिपेल करेंगे तो बैलेंस रह सकता है। तो उसके लिए तो वो आना पड़ेगा, इंड्यूस करंट, तब हो सकती है बात। उसके लिए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है, जो कि यहाँ है नहीं, फील्ड कांस्टेंट है, तो इंड्यूस करंट आएगा नहीं, तो फिर ये साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा नहीं। चलो चेक करना पड़ेगा एक बार, मैं बताता हूँ आपको। सेवेंथ में डाउट है। Statement 1. In a space region, both electric and magnetic field act in the same direction. When a charged particle is projected parallel to the fields, it moves undeviated. सही तो? Hence, net force on the particle is not 0. ये भी तो सही है। Undeviated का मतलब है कि डायरेक्शन नहीं बदली, स्पीड तो बदल रही है ना। और सेकंड क्या लिखा है? Here net force on the particle is not 0. तो ये भी सही है, एक्सेलरेट कर रहा है पर अनडिविएटेड इसी वजह से मूव कर रहा है क्या वो? एक सेकेंड, आपका डाउट क्या है कि ये इसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। हाँ दोनों ट्रू होने चाहिए और दिए नहीं है।
उन्होंने क्या दिया 2। इनमें हमेशा समस्या रहती है ये 1 और 2 वाले में। सर लेकिन इसमें नेट फोर्स पार्टिकल में जीरो नहीं, वो एक्सीलरेशन थोड़ी होती है, वो अनडिवाइडेड दोनों अलग अलग ये कह सकते हैं कि जैसे नेट फोर्स पार्टिकल पे जीरो है, नॉन जीरो है, इस वजह से पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, पर उसकी डायरेक्शन क्यों नहीं बदल रही? क्योंकि उस पर नेट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो उसकी मोशन की डायरेक्शन के अलोंग है। ये रीजन हो जाएगा कि इसलिए वो डिविएट नहीं होता। आप लिख सकते थे कि नेट फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल। ये एक्सप्लेनेशन हो जाता है कि अब वो अनडिविएटेड मूव करेगा। 8 9 8 और 9 बोलिए भाई। सेक्शन एफ नहीं किया। सर ये सेक्शन ई में 5th वाला। सेक्शन ई में 5th वाला। Two particles having Yes. the same charge and same de Broglie wavelength enter in a region in uniform magnetic field. बेटा सेम de Broglie wavelength का मतलब सेम मोमेंटम होता है, ठीक है ना? अभी भी डाउट है क्या आपको? यस हो गया। हाँ, मोमेंटम सेम है उनका, ये याद रखना। सेक्शन एफ किसी ने किया नहीं है तो चलो मैं अगली बार डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? और कुछ है जो डिस्कस करना है बताओ? और कुछ जो डिस्कस कराने की जरूरत है इस समय? अगर सॉल्व किया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? ठीक है, डाउट किसमें? In the balance condition, the values of the resistance of 4 arms of Wheatstone bridge are shown in the figure. ठीक है, तो उसका नया रेजिस्टेंस आ गया होगा ना आपको? वो 312 आया, वो बाद में केवीएल भी लगाया मैंने, एक पहला और 312 आने के बाद क्या पूछा है? एस और टी के बीच में? हाँ सर वो पूरा वोल्टेज। तो आपको करंट निकालना पड़ेगा ना फिर। हाँ सर करंट निकालने के लिए मैंने केवीएल लगाया। केवीएल क्यों लगाया? लंबा गया होगा बहुत। हाँ बहुत। वोल्टेज तुमको पता ही है, ये वोल्टेज पता है, ये रेजिस्टेंस पता है ना? अब किसके बीच में पूछा है? एस और टी, इन्हीं के बीच में तो पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन जैसे करते थे वैसे करो ना, यहाँ जंक्शन लो लगाओ, I1 I2 I3 करंट मानते हुए। इसको पहले तो ऐसे ड्रॉ करो, देखो है ना, पेंसिल जो भी है, पेंसिल दे दो, पेंसिल है अगर, इसको ना ऐसे बना लो। ये क्वेश्चन जो है नहीं नहीं कराया, ये देखो, ये कर दो ना इसे, यहाँ वोल्टेज बीच में लगा दो, वोल्ट मीटर, और बैटरी यहाँ लगा दो, समझ आया? ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हो गया Q, और ये पॉइंट हो गया S और T। अब अपने रेजिस्टर्स बना लो, ठीक है? अब आप सिंपली कह सकते हो यहाँ से करंट आएगा कोई I1, यहाँ से आएगा कोई करंट I2, ठीक है ना? और यहाँ एक बार जंक्शन लो लगाएंगे 3 करंट मानते हुए, यहाँ एक बार जंक्शन लो लगाएंगे, यहाँ X मानना है, यहाँ Y मानना है। तो 2 इक्वेशन बनेंगे, दोनों को सॉल्व करने से आपको X और Y की वैल्यू मिल जाएगी। तो फिर बस आपको ये करंट निकालना है, और पोटेंशियल डिफरेंस आपको इनके बीच में चाहिए ना। तो यहाँ का हमें पोटेंशियल पता है, ये करंट मिल गया अगर, तो यहाँ का पोटेंशियल मिल गया, वही करना पड़ेगा। हाँ ये लॉन्ग टाइम ही है, ओपन पहले लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, फिर क्लोज होने के बाद लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। नहीं नहीं, वो हमेशा लॉन्ग टाइम रहता है, पहले आप क्लोज करते हो और बाद में ओपन करते हो, ठीक है? चलो अब क्या करा जाए, नया चैप्टर शुरू।
थोड़ा बहुत बेसिक्स बता देता हूँ, है ना। मेरा मन तो कतई नहीं है इसे शुरू करने का, कि बहुत टाइम हो गया और करने को है नहीं, यही तो दिक्कत है, करना पड़ेगा। बातें मत करो यार, क्या बात है भाई, क्या बात है। EMI चालू किसने नहीं किया? हिंदी बोलो, मैं तो समझ ही नहीं आता क्या बोल गए भाई। ठीक है, चलो, तो ये है हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक जो कि कंटिन्यूएशन में है EMI के बाद। बहुत छोटा टॉपिक है, सबको समझ आ सकता है और एक क्वेश्चन पक्का आएगा जो सबका सही भी हो सकता है। ठीक है, एक ही जैसी चीज होगी जो बार बार रिपीट करूंगा मैं 6 बार मिनिमम, तब भी आप नहीं सीख पाओ तो बिल्डिंग बहुत ऊंची है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ऑल्टरनेटिंग करंट बोला किसे जाता है? ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है ऐसा करंट जो कि, अभी आप ही बताना किसको बोला जाता है। ठीक है, डेफिनेशन लिखने से पहले मैं यहाँ पे अगर आपसे पूछूं कि ये डायग्राम है, अगर मान लीजिए करंट है और ये है टाइम, करंट, टाइम, करंट। एक ग्राफ में देता हूं आपको कुछ इस तरह से, फिर एक ग्राफ में देता हूं आपको कुछ इस तरह से। ठीक है, और एक ग्राफ में देता हूं आपको कुछ इस तरह से। हालांकि काफी विचित्र हो गया, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं इस तरह से कुछ। ठीक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इनमें से ऑल्टरनेटिंग करंट कौन सा है? बोलो भाई। कोई तो बताएगा, सही है। सेकंड वन क्यों क्यों है सेकंड वाला? पीरियोडिकली तो ये भी चेंज हो रहा है, थर्ड वाला, थर्ड भी तो चेंज हो रहा है पीरियोडिकली। साइनोसॉइडल वेव फॉलो कर रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट ने ठेका लिया है कि मैं साइनोसॉइडल ही रहूंगा हमेशा। ये गलतफहमी है, नहीं, ये भी नहीं है एक्सप्लेनेशन, ये सही नहीं है लॉजिक, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऑल्टरनेटिंग करंट साइनोसॉइडल ही होना चाहिए। हमने EMI में जो देखा था कि लूप रोटेट होता है, उससे एक ऑल्टरनेटिंग करंट निकला था, अगर आपको याद हो, एक एग्जांपल मैंने कहा था, वो साइन का फंक्शन आ गया था। इसका मतलब ये नहीं दुनिया का हर ऑल्टरनेटिंग करंट साइन का ही फंक्शन हो, उसे ऑल्टरनेटिंग क्यों कहते हैं? डायरेक्शन चेंज करता वो है। अपनी डायरेक्शन चेंज करता है टाइम के साथ, फिक्स्ड इंटरवल पे डायरेक्शन बदले। पहले ग्राफ में करंट हमेशा पॉजिटिव है, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है। दूसरे ग्राफ में मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है पर करंट हमेशा ही पॉजिटिव है, वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। तीसरे ग्राफ में भी करंट घटता है पर कभी नेगेटिव नहीं होता, रहता हमेशा पॉजिटिव ही है। तो ये तीनों ही क्या है? डायरेक्ट करंट है, इनमें से कोई भी AC नहीं है। तो यहाँ पहले डेफिनेशन लिख लो कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, व्हेन, तीसरे ग्राफ में भी DC है बेटा, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव। बात यह है पॉजिटिव नेगेटिव ये होता रहना चाहिए करंट के साथ। जब उसका ग्राफ टाइम के साथ बने तो करंट पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदलती रहनी चाहिए। वो आपको इस डेफिनेशन से समझ आएगा, व्हेन करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन periodically it is called alternating current। या AC। यहां लिख लेना भाई, ये है DC,
ये भी है डीसी और ये भी है डीसी, और इसका कारण भी लिख लेना क्योंकि ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। समझ आया? बोलो। यस। तो एसी कैसा दिखता होगा, देखते हैं। अबे सर स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। हाँ भाई, तो अगर करंट और टाइम का ग्राफ बनाया जाए तो सबसे प्रसिद्ध जो दुनिया में है वो यही वाला है, ये, क्योंकि देखने में सही लगता है। तो यहाँ करंट पॉजिटिव है, यहाँ करंट नेगेटिव है, फिर करंट पॉजिटिव है, इसका मतलब है ऑल्टरनेटिंग, ये चीज ऑल्टरनेट कर रही है, ठीक है ना। पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये भी हो सकता है, बस एक पर्टिकुलर इंटरवल पे उसकी डायरेक्शन बदल जानी चाहिए। क्लियर हुआ? अब क्योंकि करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो सोर्स होना भी जरूरी है, यहाँ मैं सिंबल की बात कर रहा हूँ। डीसी करंट जो हुआ करता था तो उसमें डीसी करंट का सोर्स कौन बनता था, हमेशा बैटरी बनती थी, और उसका सिंबल हुआ करता था ये, जहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और इसका कुछ ईएमएफ होता था ई। लेकिन अब सोर्स को इस तरह से नहीं दिखाया जाता। क्यों नहीं दिखाया जाता? क्योंकि अब पॉजिटिव टर्मिनल फिक्स नहीं है, हमेशा एक ही तरफ से करंट सप्लाई अगर करेंगे सर्किट में तो करंट एक ही तरफ से फ्लो करेगा। आप चाहते हो करंट कभी तो क्लॉकवाइज फ्लो करे सर्किट में, कभी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे। तो एसी के सोर्स को जो दिखाया जाता है वो कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, मैंने पॉजिटिव बनाऊंगा, मैंने नेगेटिव बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि किसी इंस्टेंट पे हो सकता है ये प्लस हो और ये माइनस हो, और अगले ही इंस्टेंट ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो एक बार करंट इधर से निकल रहा होगा, एक बार इधर से निकल रहा होगा, तो करंट अपनी डायरेक्शन क्या करता रहेगा, लगातार बदलता रहेगा। समझ आया? अब ये फ्रीक्वेंसी आपको क्या बताती है कि करंट कितनी बार अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। हमारे घरों में बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, 50 हर्ट्ज ऐसा मुझे बताया जा रहा है। 50 हर्ट्ज हमारे घरों में बिजली की फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है, एक सेकेंड में जो करंट आपके घर में आ रहा है वो 50 बार अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। बात समझ आई? यानी कि जो बल्ब है वो एक सेकेंड में 50 बार ऑन होता है और ऑफ भी होता है, पर हमें नहीं दिखता ना ऐसे। क्यों नहीं दिखता?
कि मनुष्य 1 सेकंड में मैक्सिमम कोई चीज 10 बार अगर हो रही है तो उसे ऑब्जर्व कर सकता है, और उससे ज्यादा बार अगर कोई चीज होती है तो वो आपके दिमाग की क्षमता से परे हो जाता है, समझ नहीं पाते आप उसे, कंटिन्यूस दिखता है आपको। तो सेम चीज यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे लिख भी सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स is the frequency by which direction of current changes। अब बस इसमें पढ़ने होते हैं विभिन्न प्रकार के सर्किट। सबसे पहला और सबसे आसान सर्किट जो हो सकता है वो कहलाता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अपने सिलेबस में हम साइनसॉइडली वेरिंग ऑल्टरनेटिंग करंट की ही बात करेंगे हमेशा। ठीक है, तो सबसे पहला वाला हेडिंग लिख लो, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। नाम से समझ आ रहा होगा शायद, ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, रजिस्टर। तो एक तो है इसके अंदर सोर्स, ये हो गया आपका, और एक है भैया इसमें रजिस्टर आर। अब सोर्स ऑब्वियसली क्या है, ऑल्टरनेटिंग है, तो इसके ईएमएफ को ऐसे शो किया जाता है, V इज V नॉट साइन ओमेगा टी। समझा? जहां पे V तो वोल्टेज है, V नॉट जो है इसे कहा जाता है पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज का मतलब होता है मैक्सिमम वोल्टेज, और ओमेगा आप जानते ही हो क्या होता है, 2 पाई एफ। एफ अगर फ्रीक्वेंसी है ऑल्टरनेटिंग सोर्स। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो भी ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिंग होगा, तो करंट की जो वैल्यू होगी I, उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली V बाय आर, यानी कि V नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। I को सिंपली लिख लिया जाता है I नॉट साइन ओमेगा टी, जहां I नॉट आपका क्या हो गया, पीक करंट। कोई दिक्कत किसी को? ये एकदम बेसिक था। अब ऐसे ही अलग अलग सर्किट्स होंगे, उनके बारे में मैं आपको चीजें बताऊंगा, पर वो आगे, और उन्हें पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी और पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जैसे आरएमएस करंट, आरएमएस सुना है कभी? रूट मीन्स। ठीक है, तो आगे हेडिंग लिख लो, जनरल टर्मिनोलॉजी, है ना। ओपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, तभी पढ़ना है। फ्लो में तो मैं अभी भी, और कैसे फ्लो में रहूंगा? बार बार तो इसकी तो प्रॉपर्टी है, खुद प्रोड्यूस ही उस तरह से हो रहा है, ये तो जनरेट ही उस तरह से कर रहा है ना लगातार। किसने बोला डीसी करंट लगता नहीं है? कौन से सर बोल रहे थे? फिजिक्स वाले सर बोले डीसी करंट लगता ही नहीं है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, डीसी करंट एसी करंट में अंतर क्या है? डायरेक्शन बदल रही, करंट मतलब चार्ज है। अब एक बार क्या हो रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट में आप बच क्यों जाते हो, आपको पता है? आप अगर चिपके तो अचानक से आपको झटका लगता है, क्योंकि बीच बीच में वो इंटर, कभी किसी को लगा है तो ऐसा लगा होगा कोई बहुत जल्दी जल्दी हिट कर रहा है आपको, स्टिंग कर रहा है कि नहीं? तो जितनी बार करंट आपकी तरफ फ्लो कर रहा होता है उतनी बार आपको महसूस होता है। डायरेक्ट में क्या होगा,
करंट आप ही की तरफ फ्लो करेगा तो लगेगा क्यों नहीं, बहुत अच्छे से लगेगा, मजा आएगा, तुम चिपक जाओगे। जो लैब में यूज करते हैं उस करंट की वैल्यू इतनी कम होती है कि वो आपको महसूस नहीं होता, ऐसा थोड़ी लगेगा नहीं। वो ये बोला होगा कि डीसी सेफ है, ऐसा कुछ बोला होगा। चलो तो एक काम करते हैं, इसके आगे जो टर्मिनोलॉजी वगैरह है क्योंकि काफी ज्यादा उसमें आपको भी करना पड़ेगा सॉल्व, तो वो अपन अगली क्लास में ही करेंगे, आरएमएस वगैरह। आज डिस्कशन भी हो गया काफी, तो अगली क्लास का जो होमवर्क है वो कर लेना, ठीक है, वैसे रिवाइज करके आना। और प्लीज सब लोग करके आया करो यार, तुम लोग भी करके आओ यार जो होमवर्क है EMI का, ठीक है। अब हो रहा है डिस्कशन, कुछ जो कर लेंगे, सेक्शन F भी कर लेंगे। चलो फिर एंड करते हैं क्लास, बाय।